तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डिलिस्टिंग की खबर से। डिलिस्टिंग की मांग को लेकर रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने रायपुर में एक विशाल रैली निकाली और आम सभा का आयोजन किया। आम सभा में प्रदेश भर के अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर जनजाति समुदाय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, वे इसे लेकर दिल्ली भी जाएंगे। गणेश राम भगत ने कहा कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मंच के प्रांत संयोजक भोजराज नाग ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम के रामचंद्र खराड़े ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां जनजाति समाज के लोगों को वोट बैंक मानते हैं, अब उन्हें जाग जाना चाहिए। वहीं बीजेपी पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से मांग की है धर्म और जाति परिवर्तन करने वालों को डिलिस्टिंग की जाए, जिस पर पलटवार करते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि चुनावी साल में बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, इन्हें दिल्ली में आंदोलन करना चाहिए। हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के पुरखों का बनाया हुआ, पुरखों के द्वारा दिया हुआ जो रीति रिवाज को मानता है, उस परंपरा को मानता है, जनजाति तो वही है। दिल्ली वाले भी सोच लें कि छत्तीसगढ़ का एक जनजाति समाज का व्यक्ति कड़ी गर्मी के अंदर रायपुर आता है तो कितना संकट होता है, और दिल्ली जाएगा कितना गुस्से में होगा। ये दिल्ली सरकार सुन ले। हम लोगों ने विकास खंड में भी रैली और ज्ञापन दिया है, जिला स्तर पे भी रैली और ज्ञापन दिया है। आज पूरे देश के सभी प्रांतों में ये लड़ाई पहुंची है। आगे जाकर के हम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वो उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे लोगों का अवैध धर्मांतरण हो, और जो धर्मांतरित लोग हैं उनको क्या है लाभ मिले। क्या ये इस बात को कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे ना, इस बात को क्यों स्पष्ट नहीं करती कांग्रेस पार्टी? आज कहीं ना कहीं से हमारे जो आदिवासियों के हितों को संरक्षण नहीं कर पा रही है। प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं और कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उसके बारे में सबको मालूम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उनको जाकर दिल्ली में मोदी जी के सामने आंदोलन करना चाहिए। डिलिस्टिंग की मांग को लेकर रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने रायपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया और आम सभा को संबोधित भी किया। आम सभा में प्रदेश भर से अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर डिलिस्टिंग को लेकर जनजातीय सुरक्षा मंच की रायपुर में रैली हुई और सभा को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर जो उन्होंने कहा था कि यह प्रदर्शन दिल्ली में किया जाना चाहिए, इस पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वैसे ये मांग केंद्र सरकार से ही की जा रही है। आदिवासी सुरक्षा मंच जो रैली निकाल रही है, ये वास्तव में बहुत ही आवश्यक और छत्तीसगढ़ के लिए, सरगुजा बस्तर के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तो उनके हक को, उनके हिस्से को मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ धर्मांतरण जिस प्रकार से चल रहा है, आवश्यक हो गया है कि अपने मांग को लेकर के ये राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या, धर्मांतरित आदिवासियों की डिलिस्टिंग, कर्नाटक चुनाव, ईडी सीबीआई की कार्रवाई और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डिलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करे, कौन रोक रहा है? हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हाथ से खिसक गई। अब कर्नाटक की बारी है, वहाँ 40% कमीशन से लोग त्रस्त हैं और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
ताकि इस भ्रष्ट सरकार से निजात मिल सके। हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लोगों को पैसा, शासकीय पैसा अडानी कंपनी में लगा है और आज तक के ईडी या सेबी उसको नोटिस तक नहीं दे रही है और उसके खिलाफ जो बोलते हैं उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया है, प्रिंट मीडियम मैंने जितना पढ़ा कहीं छपा नहीं है। उस आरोप का जवाब कौन देगा? तो ऐसे खबरें को दबा दिया जाता है या फिर जो बोलने वाले हैं उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। तो बस्तर को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान कि पहले बीजेपी के नेता सड़क मार्ग से बस्तर नहीं जाते थे, पर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बस्तर आई थी, उन्होंने बस्तर को क्या दिया? आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रियंका गांधी ने की थी, लेकिन आत्मनिर्भर पीएम मोदी ने बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि गृहमंत्री कितनी बार बस्तर आए। इस मामले में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बीजेपी ने कार्यकाल में पूरे बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया था, कांग्रेस तो उसका मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रही। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने जवाब दिया, कहा कि बीजेपी की राज में कितनी नक्सल घटनाएं हुई हैं, उसके मुकाबले 4 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदातों में लगातार कमी आई है। प्रियंका वाड्रा बस्तर आई थी, लेकिन बस्तर में देकर क्या गई? कि कौन सा ऐसा सौगात देकर के गई, ये तो बताए पहले कांग्रेस पार्टी। ये सड़क मार्ग की बात करते हैं। इनके क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र के अंदर गांव में भी सड़क से नहीं जा सकते थे। शानदार जो नेशनल हाईवे बना है और विशाखापट्टनम तक, और जितने भी अंदर के अप्रोच रोड हैं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की देन है। कितनी नक्सली घटना उन क्षेत्रों में हुई हैं, ये इसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए और इन 4 सालों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नक्सली घटना कम हुई। और साथ ही साथ वहाँ के जो आदिवासी भाई हैं उनको मूल धारा से, मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। बेमेतरा के बिरनपुर घटना पर दिए ट्वीट मामले को लेकर बीजेपी नेताओं को नोटिस मिला है। मामले पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हैं। इन अधिकारियों की केंद्र सरकार से शिकायत करेंगे और चापलूस अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिरनपुर मामले में सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि हेट स्पीच मामले में कानून अपना काम कर रहा है, अधिकारियों में डर पैदा करने वाले बीजेपी नेता स्तरहीन बयान दे रहे हैं। कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और आने वाले समय पर हम केंद्र की सरकार को पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो पैसा कमाने के लिए सरकार की चापलूसी में लगे हैं, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंगा भड़काने के लिए अपने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डाले थे और उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, नोटिस दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस के अधिकारियों पे, प्रशासन के अधिकारियों पे भय पैदा करने के लिए उल्लू बयान कर रहे हैं, केंद्र से शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रवैये को ये नहीं सुधारेंगे तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रानी कमलापति पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विवादित बयान के बाद से शुरू हुआ सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस तो केवल नेहरू गांधी खानदान के बारे में जानती है। छोटे तालाब बड़े तालाब में आज रानी कमलापति के बलिदान की गूंज सुनाई देती है। कांग्रेसी ये बताएं कि कमला पार्क का नाम किसके नाम पर पड़ा है। कांग्रेस तो महापुरुषों का अपमान करना ही जानती है। एक खानदान का नाम जपने वाले हमारी रानी कमलापति का अपमान कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी गोविंद सिंह पर जुबानी हमला बोला। कहा कि गोंड समाज के अंतिम हिंदू शासक रानी कमलापति का कांग्रेस ने अपमान किया है। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करने का, सामने लाने का प्रयास चला और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। गोविंद सिंह को रानी कमलापति जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, उनके लिए इस प्रदेश से और देश से, आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है, इसका कड़ा विरोध करती है। तो इस मामले पर विवाद थमता दिख नहीं रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि 18 साल बाद नाम बदलने की याद क्यों आई है। मैंने रानी कमलापति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि वो बचपन से पिछड़ा और आदिवासियों की लड़ाई लड़ चुके हैं। चुनाव के समय में बीजेपी को आदिवासियों की याद क्यों आती है। एमपी में चुनावी साल में शह और मात की बिसात बीत चुकी है। सियासी पार्टियों ने वोटर तक दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके भरोसे पार्टियां जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगेगी। इसीलिए को लेकर ग्वालियर में IBC 24 ने जनसंवाद का आयोजन किया। चुनावी महा कवरेज का शंखनाद किया, जिसमें ग्वालियर चंबल के दिग्गजों ने बताया कि मिशन 2023 के लिए क्या है उनका मास्टर प्लान। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए 23 की चुनावी बिसात, ग्वालियर चंबल के विकास की बात, मध्य प्रदेश के दिग्गजों से दिल की बात, चुनावी महाकवरेज का शंखनाद, ग्वालियर चंबल संभाग से आगाज। जी हां, चुनावी साल में IBC 24 ने ग्वालियर में सजाया सियासी जनसंवाद का महामंच, जिसमें 8 सत्रों के दौरान दिग्गज नेताओं ने बताया मिशन 2023 का मास्टर प्लान। जनसंवाद का सिलसिला शुरू हुआ युवा नेताओं से, जिन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी। जब देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो भारत की बदनामी जब आप वहाँ करते हैं तब आपका लोकतंत्र खतरे में आता है। 350 से ज़्यादा सीट जीतकर 22 राज्यों में सरकार चलाकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनकर अगर आप देश के लोकतंत्र के बारे में या उस नेता के बारे में कहते हैं ऐसी बात, तो निस्संदेह राजनीति में मुद्दों की कमी है। संविधान बहुत मजबूत है, उसको हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा एक सवाल भी है और उसमें जवाब भी है कि ये तभी लोकतंत्र खतरे में आया था जब ये सरकार बेचने और खरीदने का भी काम किया जाता है। इसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवाल जवाब से। इस दौरान सिंधिया ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने अपने बेटे महाआर्यमन के राजनीति में पदार्पण को लेकर कहा कि जब तक मैं राजनीति में हूँ, महाआर्यमन राजनीति में नहीं आएंगे। जब तक मैं हूँ, परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा या जनसेवा में रहेगा। जिस दिन तुम्हारा मन लगे आने के लिए, मुझे कह देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पिताजी के समय से ये नियम लागू है। आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जिस दिन वो आना चाहते मैं रिटायर हो जाऊंगा। जनसंवाद में बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवालों की बौछार हुई। मंत्रियों से भी सवाल हुए और विपक्ष से भी। ग्वालियर चंबल में एक भी चिन्हित गैंग नहीं है इनामी। नक्सल को हमने बढ़ने नहीं दिया। बालाघाट में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। सिमी के बाद PFI हमने उसको समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भितरवार के लिए अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। ये मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को बड़े शीर्ष नेतृत्व को, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे VD शर्मा जी हो, उन्हें भी नहीं मालूम कि भितरवार में भी कैंडिडेट कौन होगा। पूरे प्रदेश में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और भी बहुत सारी हमने सारी जो हमारी योजना है परमिशन की, हस्तांतरण की, उनको सबको ऑनलाइन करने के माध्यम से ये प्रयास भी किया है कि आम आदमी को नगर निगम, नगर पंचायत के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े और जल्दी से जल्दी हम उनको वो सुविधाएं दे पाए। 40 साल पहले भी जो समस्याएं थी, अब 40 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ समस्याएं जस की तस हैं। 40 साल पहले भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नहीं थे, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंगों का अभाव था। आज भी ऐसे तमाम स्कूल हैं, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। एक जनसेवक हूँ तो जनसेवक होने के नाते कितनी मजबूत तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ, और वही कारण है
कि मुझे लगता है कि जब अपने लोग, अपने परिवार के लोग जब किसी परेशानी में होते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए आप कि आज हम महिला अत्याचार में कहाँ पर खड़े हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति, बाल अपराध के मामले में क्या स्थिति है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात मानव तस्करी के मामले में क्या स्थिति है। तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भय मुक्त है कि भय युक्त है। जनसंवाद के अंतिम सत्र में सवालों का जवाब दिया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने किसानों समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब किसान, इसकी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया। कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता में भी काफी प्रगति हुई। IBC 24 अपने जन सरोकार को निभाने के लिए जाना जाता है। जनसंवाद भी उसी कड़ी का अहम हिस्सा है। साल चुनावी है, लिहाजा जानना जरूरी था कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मन में विकास और जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए मास्टर प्लान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस वक्त आपको बेमेतरा से एक बड़ी खबर बता दें, जहां मुस्लिम समाज का हिंदू लड़की से शादी करने पर बड़ा ऐलान किया है। हिंदू लड़की से शादी करने पर सजा का ऐलान किया है। मुस्लिम युवक को हिंदू से शादी पर सामाजिक सजा मिलेगी। मुस्लिम समाज युवक और परिवार पर लगाएगा 3 लाख रुपए का दंड। बिना राजी के शादी करने पर आर्थिक दंड लगेगा। बिरनपुर शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समाज का ऐलान है और युवक को समाज और मोहल्ले से बाहर करने का फैसला लेगी अब समाज। बिरनपुर में शांति समिति की दूसरी बैठक में यह फैसला हुआ है। कलेक्टर और एसपी के सामने शांति समिति की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां मुस्लिम समाज का हिंदू लड़की से शादी करने पर बड़ा ऐलान। हिंदू लड़की से शादी करने पर सजा का ऐलान होगा। मुस्लिम युवक को हिंदू से शादी करने पर सामाजिक सजा मिलेगी। कि आज के बाद किसी भी लड़का अपने या कौम से हो या बाहर कौम से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जटी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाता है। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे, या अपनी मोहल्ला। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहन पटेल जुड़ चुके हैं। मोहन, इस समिति में और कौन से बड़े फैसले या बड़े ऐलान हुए? जी, बताना चाहूंगा कि आज बीरनपुर में शांति समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें समाज से लेकर पूरे आला अधिकारी बैठे थे, जहां पे समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा और मुस्लिम समाज के द्वारा भाईचारे की बात हुई और आपस में मिलजुल कर रहने की भी बात हुई। वहीं पे मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने वहां पे अपना बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अगर हमारे समाज के किसी भी लड़के अगर किसी दूसरे समाज के लड़की को अगर हमारे समाज में लाते हैं तो उनको 3 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही समाज से उनको हटा दिया जाएगा और गांव से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। बड़ी खबर, जहां पर मुस्लिम समाज का हिंदू लड़की से शादी करने पर बड़ा ऐलान हुआ है। बिना राजी के शादी करने पर आर्थिक दंड लगाने की बात कही जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।